यूटी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से मनोज सिन्हा ने हलफ ले लिया है। राजभवन में सादा और पुरवकार तकरीब में मनोज सिन्हा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। मनोज सिन्हा जीसी मुर्मू के जानशीन हैं। ख्याल रहे कि जीसी मुर्मू के मुस्ताफी होने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। यूटी जम्मू कश्मीर के नए एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि तरक्याती कामों को आगे ले जाना उनका मकसद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरसों के बाद यहां शुरू किए गए प्रोजेक्टों को मुकम्मल करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल अवामी फलाह के लिए किया जाएगा और आवाम के मसाइल सुनकर उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है और उन्हें यहाँ का किरदार अदा करने के लिए मौका दिया गया है। कि मुझे लगता है कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है और ये दायित्व मुझे मिला है जम्मू कश्मीर में एक भूमिका के निर्वहन का। 5 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख जम्मू कश्मीर के इतिहास में बन गई। वर्षों के आइसोलेशन से जम्मू कश्मीर राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में आया है। मुझे जो बताया गया है कि पिछले 1 वर्षों में विकास के अनेक काम जो लंबे समय से नहीं हो सके थे 1 वर्षों में जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं, यहाँ की जो जमहूरियत है, उससे संवाद स्थापित करना, उनमें एक नए प्रकार का विश्वास पैदा करना। और मैं एक भरोसा आपको देना चाहता हूं कि कोई हमारा स्पेसिफिक एजेंडा ये नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान हमारे लिए गीता का काम करेगी। संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। कुपवाड़ा जिले के नौगाम और करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर गोलाबारी की गई, जिसमें दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला जारी है। पाकिस्तान की गोलाबारी के नतीजे में करना सेक्टर में अभी तक 3 आम शहरियों के जख्मी होने की खबर है। दिफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने आज सवेरे अचानक करना के शरारत पोस्ट और नौगाम सेक्टर में गोलाबारी की शुरुआत की और हिंदुस्तानी फौज की पैक्टों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस दौरान बिलाश्तियाल गोलाबारी के नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी पैदा हो गई। चुनाचे दिफाई ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से की गई बिलाश्तियाल फायरिंग का फौज भी जवाब दे रही है। आखिरी इतलात मिलने तक दोनों तरफ गोलाबारी का सिलसिला जारी था और लोग महफूज मकामात की तरफ पनाह लेने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है, दोनों मुल्कों से हम अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों पर रहम खाइए, क्योंकि हम अपने घरों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का ताल्लुक जो है वो ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन जब फायरिंग होती है उस वक्त हमें मोर्चों के अंदर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जो सोशल डिस्टेंस का जो सिलसिला है वो टूट जाता है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। नई पॉलिसी 3 साल के लिए होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आलूदगी वाली तरक्की उन्हें नहीं चाहिए। दिल्ली साफ सुथरी हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी भी दी जाएगी। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह उस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है।
पूरी दुनिया में आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होती है अगर, तो चाइना को आगे रखा जाता है। कहते हैं कि चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा अच्छा काम है। ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मुझे कि आज से 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि ये पॉलिसी देश की तो सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है ही, शायद दुनिया के भी जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज हैं उनमें उन सब में एक अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के जरिए हमारे 2 मकसद हैं। एक मकसद है दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देना। कोरोना के समय में दिल्ली की अर्थव्यवस्था, क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस टाइम खराब हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को किक देने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए। हमने रोज़गार वेबसाइट बनाई, हमने रेडी पटरी वालों का काम शुरू कराया, हमने डीजल के रेट में बहुत भारी कमी की और भी कई सारे काम किए। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त किक देने के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी काम आएगी। और दूसरा, पोल्यूशन कम करना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत आला तालीम में इनकलाबी इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को ताकतवर बनाने और आवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए अच्छी तालीम ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम की आरजुओं और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पॉलिसी में तब्दीली की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि लंबे चौड़े निसाब के लुज़ूम को कम करना नई तालीमी पॉलिसी का मकसद है। पीएम मोदी ने कहा कि कई दहाइयों से तालीमी पॉलिसी में तब्दीली नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तलबा में इख्तिराई सलाहियत को फ़रोग़ देने में नई तालीमी पॉलिसी माविन व मददगार साबित होगी। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है।
केरल में बारिश के बाद कई इलाकों में सैलाब की सूरत-ए-हाल है। जगह जगह जमीन खिसकने के वाकयात सामने आ रहे हैं। हालिया वाकया केरल जिला इदुक्की के राजामाला का है। जमीन खिसकने से मुतादिद अमवात हो चुकी हैं, कुछ लोगों को बचाया भी गया है। फजाइया से भी वज़ीर आला पिनराई विजयन मदद ले रहे हैं, ताहम खराब मौसम की वजह से एयरलिफ्टिंग में परेशानी हो रही है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद एक्टिव मामलों से दुगनी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 62,538 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। जारी किए गए ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 20,27,074 हो गई है। उनमें अब तक 13,78,105 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 6,07,384 एक्टिव मामले हैं। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 886 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 41,585 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। कर्नाटक 1.5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली चौथी रियासत हो गई है। कर्नाटक में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,805 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा 2,544 मामले दर्ज हुए। रियासत में 24 घंटे में 93 अमवात दर्ज हुई हैं, जिसके साथ रियासत में कोरोना से अमवात की तादाद 2,897 हो गई है। रियासत में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,58,000 से जायद हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,514 नए केसेस सामने आए हैं और 316 लोगों की मौत हो गई है और 10,854 लोग 24 घंटे में सेहतयाब हुए हैं। महाराष्ट्र में सेहतयाबी की दर 65% के करीब है। रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,79,000 से जायद हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तरजीहात में शामिल और एनजीटी की हिदायत पर आज अलीगढ़ नगर निगम ने शहरी इलाकों में चलने वाली दूध की डेयरियों के खिलाफ तहरीक चलाते हुए 7 डेयरियों को शहर की हुदूद से बाहर किया है। नगर निगम की टीम में पुलिस फोर्स सिविल लाइन इलाके में चल रही दूध की डेयरियों पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम देते हुए जानवरों के खूंटों और दीगर तामीर को मुनहदम किया। नगर निगम के अफसर राज बहादुर सिंह ने बताया कि नगर निगम अलीगढ़ में 170 के करीब दूध की डेयरियां हैं, जिनमें से सभी को नोटिस दिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के अंतर्गत जो डेयरियां हैं उनको बाहर हटाने के लिए जो एनजीटी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य योजनाओं में शामिल है, उसके तहत ये आज का कार्रवाई की गई है। आज की कार्रवाई आपके 7 बड़ी डेयरियों के अगेंस्ट में की गई है, जो एनजीटी के आदेश के अनुरूप है। क्या कितनी डेयरियां हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या प्रॉब्लम फैला रही है? फिलहाल हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र में करीब 170 के आसपास डेयरियां हैं जो छोटी बड़ी हैं। उनके सभी के खिलाफ ही आपकी कार्रवाई आपके कहने में की जाएगी। इससे पूर्व में सभी डेयरी संचालकों के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के और नगर आयुक्त साहब के महोदय में बाकायदा इनको बुला के बताया जा चुका है और अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद में आज बलपूर्वक जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से आज ये कार्रवाई संपादित की।
नासिक जिले के नांदगांव कस्बे में मियां बीवी समेत 2 मासूम बच्चों का गला रेतकर बेरहमी से कत्ल किया गया। इस सनसनीखेज वाक़े से इलाके में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। मकतूल समाधान चौहान अपने अहल खाना के साथ मकान में सोया हुआ था। देर शब इसका और उसकी बीवी भारती चौहान, 6 साल का लड़का गणेश, 4 साल की लड़की आरोही का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस इसकी तहकीक में जुट गई है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर और मज़ाफ़ात के कई नशेबी इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई इलाकों में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। सड़क और रेल खदमात मुतासर हुए हैं। राजाराम डैम की सतह आब में इजाफे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी किया है। बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुल्क भर में सैलाब ने कई रियासतों में तबाही मचा रखी है। वहीं यूपी के 17 अजला में 4 लाख से ज़्यादा की आबादी सैलाब से मुतासर है। रियासत में 666 गांव सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 446 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए कम से कम 1000 कश्तियां लगाई गई हैं। यूपी के CM योगी ने सैलाब से निपटने के लिए 2 वज़रा को राहत और बचाव के काम की जिम्मेदारी दी है। जिले में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन भले ही दावा कर रहा हो कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जो इलाके बाढ़ से घिर गए हैं, जो गांव बाढ़ से घिर गए हैं, उनकी क्या दशा है उसको दिखाने के लिए हम एक गांव में पहुंचे हुए हैं। देखिए कि किस तरीके से ये गांव जो है पानी से घिर गया है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को आने जाने के लिए सिर्फ पैदल ही एक रास्ता बचा है। महिला निकल रही है और जो ग्रामीण यहाँ से जा रहे हैं वो साइकिल से जा रहे हैं और वो अपने साथ एक ट्यूब भी रखे हुए हैं। लेकिन गांव में जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो गांव में ही फंस गई हैं। अब बाहर आने के लिए सिर्फ यही एक मार्ग है जिससे वो पैदल निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इन गांव में यह है कि चूंकि गांव के चारों तरफ पानी से घिर गया है तो जो जानवर हैं उनके लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए ग्रामीणों को करीब 10 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बिहार में सैलाब ने 16 जिलों में तबाही मचा रखी है। 66 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। नदियों में तूफ़ान की वजह से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासर इलाकों में हर तरह से राहत पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। वहीं नशेबी इलाकों के लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है। पूरे समस्या खराब है। घर चल के देखिए पूरा पानी में भरा है। 15-20 दिन से हम लोग फुट पे रोड पे सोते हैं सर। हाँ, लाइट रूट कुछ नहीं है, पंखा मच्छर लगता है, इतना सांप कीड़ा आते हैं सर, इतना बच के रहते हैं। परमात्मा के भरोसे हम लोग यहाँ रहते हैं, देखने वाला तो कोई है ही नहीं। तो बिहार की मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं कि गांव में राहत पहुंचाने के दावे खोखले नजर आए हैं। लोग बेसरो सामानी की हालत में पानी में डूब रहे हैं। तो सैलाब ने 16 ज़िलों में तबाही मचा रखी है और 66 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से यहाँ पर मुतासिर हुए। नदियों में तूफ़ानी आ गई है और इंतज़ामिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं राहत के, वो खोखले नज़र आ रहे हैं। नशेबी इलाकों के लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं पहुँचाई गई है। वहीं अजमेर में निजी स्कूलों के बार बार फीस के मुतालबे पर वालिदैन ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। वालिदैन का कहना है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, ऐसे में स्कूल की फीस माफ़ की जाए। कोरोना वायरस की वजह से स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, ऐसे में जो भी पढ़ाई का खर्च है वो वालिदैन उठा रहे हैं। वालिदैन का इल्ज़ाम है कि स्कूल इंतज़ामिया बार बार फीस भरने का तकाजा करके परेशान कर रहे हैं। फीस को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं। मेरे पास ज़्यादातर माँ बाप आ भी रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि उनके पास रोज़ाना स्कूल से मैसेजेस आ रहे हैं फ़ीस जमा करवाने के, और उनको ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें टीचर्स को पे करना है। जबकि आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है तो खर्चा तो माँ बाप का ही हो रहा है, चाहे वो नेट का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे मोबाइल का हो। स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं, बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, तो फीस की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग बंद करवा दीजिए, हम लोगों को नहीं चाहिए ऑनलाइन क्लास। शायद ये बात उन लोगों ने सीरियसली नहीं ली स्कूल वालों ने, इसीलिए आज हम
माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे विनती करने आए कि वो भी आकर के इनको कम से कम पाबंद करें। और बेरूत धमाके की जांच जारी है। इस मामले में 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हुकूमत ने धमाके की जिम्मेदारी तय करने के लिए तफ्तीशकारों को 4 दिनों का वक्त दिया है। इस बीच धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 157 हो गई है, जबकि 5000 अफराद जख्मी हुए हैं। उधर बेरूत में कई मकामात पर पुलिस और आवाम के बीच झड़पें भी हुई हैं। हजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट ऐप की गर्द शिकंजा कसता जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। इसमें इन सोशल मीडिया ऐप पर 45 दिनों के बाद पाबंदी लगाने के फैसले पर मोहर लगा दी गई है। ख्याल रहे कि इस हुक्मनामे में हिंदुस्तान के फैसले का भी हवाला दिया गया है। ख्याल है कि चीनी ऐप पर यूजर डेटा चुराने का भी इल्जाम लगाया गया है। तो हिंदुस्तान के बाद भी अब यूएस ने अमेरिका में टिकटॉक और वीचैट ऐप पर शिकंजा कसा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दस्तखत करते हुए इन सोशल मीडिया ऐप पर 45 दिनों के बाद पाबंदी लगाने के लिए फैसले पर मोहर लगा दी है। और आगे बढ़ेंगे। भद्रवा बिसौली पठानकोट रोड लगभग 50 बरस से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है। ये रोड कई एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है। पेशे भद्रवा से सायर हुसैन की ये रिपोर्ट। भद्रवा बिसौली पठानकोट रोड दिफाई एतबार से काफ़ी अहम है। जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली इस अहम सड़क का संग बुनियाद 1971 में उस वक्त की वजीर आजम अंजानी इंदिरा गांधी ने रखा था। लगभग 50 बरस का वक्त मुकम्मल होने के बावजूद इस सड़क का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने से पूरे इलाके में तामीर और तरक्की के नए दरवाजे खुल जाएंगे। यह 1971 की बात है गालबन, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो उन दिनों यहाँ पे एक जगह पे लगा टेक ऑफ पॉइंट ऑफ बिसौली रोड, कॉलेज के नज़दीक ही। यानी उसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मैंने नौकरी कंप्लीट की, मैं रिटायर भी हो गया। यानी लगभग 50 साल हो गए। तो 50 साल के अंदर भी ये रोड मुकम्मल नहीं हो सकी है। अगर ये रोड खुल जाता, चंबा रोड खुल जाता, बिसौली रोड खुल जाता, तो भद्रवा की लाजमन डेवलपमेंट होनी थी। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई ये खुशी मना रहे हैं कि 50 साल के बाद इन्होंने ब्रिज एक बनाया। पाकिस्तान से लगी सरहद पर किसी किस्म की कशीदगी की सूरत में भी ये सड़क काफी कारआमद साबित हो सकती है। किश्तवाड़ और संथन टॉप के लिए कश्मीर पहुंचने का ये सबसे महफूज रास्ता हो सकता है। लोगों की शिकायत है कि काफी अहमियत की हामिल होने के बावजूद इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, उसी वजह से इसको 1986 में डिफेंस रोड डिक्लेयर करके ग्रिफ को हैंडओवर किया गया था। लेकिन ये तो उनके लिए एक सोने की कान की तरह है, क्योंकि कंटिन्यूसली काम तो चल रहा है, लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई। एक तरह से देखा जाए तो ये तो सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी के साथ भी मजाक है, क्योंकि एक तरफ से जो हमारा लखनपुर वाला हाईवे है, जो हमारे पूरे स्टेट को जो जोड़ता है हिंदुस्तान के साथ, वो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। लेकिन ये पूरा पठानकोट से शुरू होके पूरा कश्मीर तक कहीं भी ना तो एलओसी है ना इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रोड की, उसके बावजूद भी अभी तक पिछले 50 सालों से कंप्लीट नहीं होना। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।